Hello friends, so in chapter number 13 organism and population, we already know about the abiotic factors, and these abiotic factors, in that we are already learn about temperature, what is the impact of temperature on an organism. Okay, so ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है टेम्परेचर के बारे में. Let us we discuss the more abiotic factors that affect the organisms. Which are they? That is the water. So now I am talking about water. So the main point, water is a main factor. In that, second most important factor is water. Water क्यों सबसे बड़ा important factor है abiotic? Because it directly impact on habitat of each and every living organism. Because the most of the organism they are living, आपको सबसे बड़ा इकोसिस्टम अर्थ पे क्या है? अर्थ एक इकोसिस्टम है सबसे बड़ा. लेकिन beside this you talk about water, so 70% of part that is on a earth crust, that is nothing but covered by a water. तो सीधी सी बात है, सबसे बड़ा इकोसिस्टम भी क्या होगा? द ओशियन, वो भी बहुत बड़ा इकोसिस्टम है. तो वाटर और एक्वेटिक इकोसिस्टम इज द बिगेस्ट और लार्जेस्ट इकोसिस्टम. अर्थ को इकोसिस्टम गिना जाए तो इसके बाद सेकंड जो इकोसिस्टम सबसे बड़ा होता है वो एक्वेटिक इकोसिस्टम है. इन दैट इट इज डिपार्ट इनटू टू पार्ट्स, विच आर दे मराइन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. तो फ्रेश वाटर में आगे जब पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे कि फ्रेश वाटर में रिवर है, पॉन्ड्स है, पडल्स हैं. सो दिस कम्स इनटू फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. और मराइन तो यू नो दैट ओशियन एंड सीज आर स्पेशली द मराइन इकोसिस्टम में हम इंक्लूड करेंगे. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द लाइफ ऑन अर्थ, द फर्स्ट लाइफ फॉर्म्स आर ओरिजिनेटेड, कि जो इवोल्यूशनरी स्टेजेस हुए हैं, मतलब कि जो लाइफ ओरिजिनेटेड है वो कहाँ से हुई है? दैट इज फर्स्ट लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर. तो पहले फॉर्म्स यू नो दैट द प्रोटिस्ट, प्राइमरी सेल्स, उसके बाद प्रोटिस्ट आया, दैट यू लर्न इन अ इकोलॉजी पार्ट. ओके, एंड ऑल्सो इवोल्यूशनरी पार्ट. इवोल्यूशन जो हमारा चैप्टर है उसमें ये सारी चीज़ें हम थोड़े अंडरस्टैंड ज़्यादा करेंगे. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कि नो बडी कैन बी, द लाइफ इज अनसस्टेनेबल विदाउट वाटर. क्योंकि पानी के बिना लगभग ऑन अर्थ जिंदा रहना क्या है? इट इज़ इम्पॉसिबल. एंड फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ द वाटर इज नेसेसिटी. वाटर से ही अर्थ पे क्या है? लाइफ एग्जिस्ट हुई, ऐसा हम समझ सकते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट, हियर वी टेक द एस्पेक्ट एज अ वाटर इज अबायोटिक फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ऑर्गेनिजम्स. तो उसके बारे में हम देखते हैं. तो दिस पॉइंट वी कैन बी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट, तो अवेबिलिटी ऑफ वाटर. सो अकॉर्डिंग टू द वाटर अवेबिलिटी द प्लांट कैन ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 3. जो मैं कहता हूँ थोड़ा दिमाग में आप लेना कि 3 में हम उसको क्लासिफाई प्लांट को करते हैं. एक्वेटिक प्लांट्स, ओके, तो उसको बोलेंगे हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स जो पानी में ग्रो होते हैं. सेकेंडली, पानी का रेशियो कम है उससे, और मिडल जो पानी प्लांट को चाहिए जो हमारे आसपास है, दैट इज कॉल्ड मेसोफाइटिक प्लांट्स. तो मेसोफाइटिक मतलब द वाटर कंटेंट इज एवरेज. एंड द थर्ड वन दैट इज वी कॉल द डेजर्ट और इट इज ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स. तो ज़ेरोफाइटिक प्लांट में वाटर इज लिमिटिंग फैक्टर, बिकॉज इन डेजर्ट स्पेशली वाटर क्या होता है? बहुत कम इन क्वांटिटीज होता है. तो यू सी, यू कंपेयर विद 3 प्लांट्स, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, देन मेसोफाइटिक प्लांट्स एंड ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन, मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ कि मैं ऐसा क्वेश्चन पूछूं डायरेक्टली, इसको हम बाहर का क्वेश्चन नहीं मानेंगे, दिस इज इन अ बुक क्वेश्चन, कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हायर टेंडेंसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग हैविंग हायर टेंडेंसिटी अबाउट द एडेप्टेशन दे हैव. ओके, ऑप्शन यही रहेंगे, हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स, मेसोफाइटिक प्लांट्स और हेलोफाइटिक प्लांट्स. और प्लांट्स दे ग्रो इन अ सॉल्टी रीजन. आप क्या मानोगे किसमें सबसे ज़्यादा हाईली एडेप्टेशन टेंडेंसीज होगी? यस, यू गेस्ड,
और कुछ लोगों ने सही भी गैस किया होगा, आंसर तो यही आएगा, ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स। क्योंकि वाटर स्कैरसिटी जहाँ पे होती है वहाँ ही ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी होती है, जितनी स्ट्रेस ज़्यादा उतने वहाँ के एडेप्टेशन ज़्यादा। दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड। नाउ अब बात करते हैं जनरली द प्रोडक्टिविटी, ये पॉइंट हम थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। द प्रोडक्टिविटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इज ऑल्सो हैवीली डिपेंड ऑन वाटर। तो मैंने इसके बारे में बताया कि प्लांट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू वाटर। वाटर ज़्यादा है तो उसके प्लांट्स के एडेप्टेशंस वगैरह अलग रहेंगे, तो हाइड्रोफाइटिक है। मेसोफाइटिक जो हमारे आसपास हम देख रहे हैं जहाँ वाटर लेवल क्या होता है, एवरेज होता है, और डेजर्ट। नाउ वी ऑल्सो टॉक अबाउट दीज पॉइंट्स आर वेरी मच ऑफ इम्पोर्टेंट टू अस। तो आई एम टॉकिंग अबाउट which are the things that is important about in water. Number one, the aquatic organism, that quality of water becomes important. अब ये quality क्या है? तो quality depends on कि आपको मालूम ये भी है कि water is not present only just of H2 but it consisting the many salts. तो chemical composition, then its pH, इसका pH क्या है, दैट इज ऑल्सो मैटर अ लॉट। तो ये दो फैक्टर है। केमिकल कंपोजिशन में क्या आएगा कि वाटर डिजोल्व सॉल्ट्स, दैट वी इंक्लूड इन द केमिकल कंपोजिशन। ओके, नाउ लेट अस बी, हमारे पास यहाँ पर दो ही वाटर क्वांटिटीज हम है, एक फ्रेश वाटर है एंड अनदर वन इज अ मराइन वाटर। सो लेट अस बी अंडरस्टैंड दैट द सॉल्ट कंसंट्रेशन। सी, तो इनलेट वाटर, see this point we have to understand, in less than the concentration of salts to be measured, कम से कम कितना होता है, less than 5% and inlet waters। inlet waters मतलब inlet water का मतलब क्या होता है, जो हम बोरवेल और वो से पानी जो लेते हैं जनरली उसमें सॉल्ट्स कम होते हैं, और सी में कितने होते हैं 30 to 35 कंसंट्रेशन इन अ सी लेवल। तो जो हम फ्रेश वाटर होता है उसमें सॉल्ट क्वांटिटी बहुत कम होती है, वो कितनी होती है 5% होती है। तो सलिनिटी में वाटर क्या माना जाएगा, अकॉर्डिंग टू आपने पढ़ा होगा वाटर रिलेशन, प्लांट वाटर रिलेशन के साथ, तो आपको मालूम है कि सॉल्यूशन को किस में, ये कौन सा कंसंट्रेटेड है, हाइपर है कि हाइपो है। तो एज कंपेयर टू हाइपो रहेगा, सी हाइपर कंसंट्रेशन रहेगा 30 to 35, और उससे भी ज़्यादा जो हाइपर सलाइन लगून्स होते हैं, मतलब कि ऐसे जो स्ट्रीम लाइन्स जहाँ पे सॉल्टी रीजन ज़्यादा होते हैं, या तो वेटलैंड्स, वहाँ पे सॉल्टी रीजन क्या होता है लेस देन 100 कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एज कंपेयर टू दिखता है। तो ये कि MCQs हो गए आपके लिए। तो हाइड्रोसलाइन लगून्स में लेस देन 100, जहाँ पर ओनली आर्कियो बैक्टीरिया में हेलोफाइल्स टाइप के बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, नो अनर कैन बी ऑर्गेनिज्म कैन बी ग्रो। ये लगून्स क्या होते हैं, जहाँ पर नमक बनता है, यू नो दैट, जहाँ पे सॉल्ट्स फील्ड होते हैं, दे हैविंग ऑल्सो सॉल्ट कंसंट्रेशन इज वेरी हाई। ओके, अदरवाइज सी में कितना कंसंट्रेशन होता है, तो दिस वाटर, इनलेट वाटर इज हाइपोटोनिक एज कंपेयर टू सी वाटर, बिकॉज सी वाटर सलाइनिटी बहुत ज़्यादा होती है, दैट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। नाउ वी टॉक अबाउट द टॉलरेंट ऑफ वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटीज की बात कर लेते हैं। ओके, नाउ द टॉलरेंस ऑफ वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटीज दैट इज कॉल्ड यूरीहाइलाइन। अब इसमें मैं दो एग्जाम्पल यहाँ पे पुट करना चाहूँगा। सपोज लेट्स यू टेक वन एग्जाम्पल, सपोज वी प्लेस द फ्रेश वाटर फिश, पहला मैं प्रॉब्लम आपको दे रहा हूँ, सपोज वी प्लेस फ्रेश वाटर फिश इनटू मराइन और सी, व्हाट विल बी हैपन, मराइन वाटर और सी वाटर, व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा? ऑप्शन भी दे देता हूँ, आइदर एक्सो ऑस्मोसिस होके श्रिंक हो जाएगी या एंडो ऑस्मोसिस होके बल्ज हो जाएगी। व्हाट इज योर आंसर? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि
वो फ्रेश वाटर से आ रही है तो उसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, उसको हाइपर में आप प्लेस करेंगे तो उसका जो टोटली बॉडी का वाटर है वो कहाँ चला जाएगा, सेल से आउट हो जाएगा एंड इट डाइज ड्यू टू एक्सो ऑस्मोसिस। ये आप पढ़ चुके हैं। अब वही उल्टा करें तो क्या होगा, सपोज वी प्लेस मराइन फिश इनटू फ्रेश वाटर, दे लिव और नॉट, वो जिंदा रहेगी कि नहीं, नो उसमें भी उल्टा हो जाएगा, उसमें हो जाएगा एंडोऑस्मोसिस, वाटर एंटर विद इन द बॉडी एंड इट बल्ज एंड डाई। सो ये दोनों प्रोसेस है कि भाई खतरा कहाँ रहता है, सॉल्ट वाटर में एक्सोऑस्मोसिस का रहता है और मराइन वाटर में, फ्रेश वाटर में एंडोऑस्मोसिस का खतरा रहता है। तो दोनों हैविंग द क्लोरीनेटेड सेल, कौन से सेल होते हैं फिश के अंदर, राइट इट डाउन, दैट इज क्लोरीनेटेड सेल्स। वो उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, सॉल्ट कंसंट्रेशन को रिमूव करते हैं और उसका पर्टिकुलर कंसंट्रेशन वाटर रिटेन करते हैं मराइन में। वही काम उल्टा होता है फ्रेश वाटर में कि वो ज़्यादा जो सॉल्ट है उसको रिटेन करते हैं। फिर से मैं कह दूँ, फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट को रिटेन किया जाता है और बाकी का जो पानी है उसको क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, जबकि वहाँ पर सॉल्ट बाहर कर दिया जाता है और पानी को क्या किया जाता है, रिटेन किया जाता है। सो दिस इज अप टू यू। ये समझ में नहीं आए तो यू कैन आस्क मी, आई विल गिव यू अनदर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉलरेंस वाइड रेंज ऑफ सलाइनिटीज, उसको यूरी हाइलाइन कहते हैं। जो वाइड रेंज ऑफ सलाइन को क्या करते हैं, टॉलरेट कर जाते हैं, और रिस्ट्रिक्टेड टू नैरो रेंज, दिस इज कॉल्ड स्टेनोहाइलाइन। स्टेनोहाइलाइन जो सॉल्ट कंडीशन को रिटेन कर सकते हैं नहीं है। द मैनी फ्रेश वाटर एनिमल कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्गर इन अ सी एंड वाइस वर्सा, द मैनी मराइन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव फॉर अ लॉन्गर टाइम इन अ फ्रेश वाटर। तो ये आपको समझ में आ चुका होगा। लेट अस वी अंडरस्टैंड द मोर एग्जाम्पल ऑफ दैट। सो लेट्स, आई विल एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स ऑफ दैट। ये आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान रखना। नाउ सी हियर, तो वाटर साइकिल कैन बी कैसे कवर्ड होता है, बाय हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड इट इज मेजर्ड इनटू हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर। दिस आर द इक्विपमेंट, ये आप लिख डालना। द ह्यूमिडिटी जो है वो हाइग्रोमीटर से मेजर्ड की जाती है। कौन सा मीटर से, हाइग्रोमीटर। In epiphytes and cryptogamic plants grow in the region where the relative humidity is high. Epiphytes मतलब जो प्लांट के ऊपर ग्रो करते हैं तो उसको एपीफाइट्स कहा जाता है। क्रिप्टोगेमिक मतलब जो वॉल पे और उस पे आपको छोटी छोटी ग्रासेस जैसा नजर आ रहा होता है, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, दैट आर ग्रो ऑन अ नथिंग बट व्हाट, वॉल पे ग्रो करते हैं। तो जहाँ पर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, लाइट कम होती है, वहाँ पे वो ग्रो होते हैं। सो दिस पॉइंट यू आर कीपिंग इन अ माइंड कि ह्यूमिडिटी मेजर बाय हाइग्रोमीटर, द साइक्लिंग ऑफ द वाटर कैन बी बाय द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स एंड एपीफाइट एंड क्रिप्टोगेमिक प्लांट कहाँ ग्रो होते हैं, सो दे आर ग्रो इन अ रिलेटिव हाई ह्यूमिडिटी। एपीफाइट मतलब ऑर्किड वगैरह, एपीफाइट का एग्जाम्पल कौन सा है, ऑर्किड, जो प्लांट बड़े प्लांट के ऊपर जो हमको मालूम है, हम पढ़ चुके हैं। और क्रिप्टोगेमिक मतलब ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट जो आपको वॉल पे और ऐसे शेडी प्लेसेस पे ग्रो होते नजर आते हैं वो। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट वाटर, बट लेट्स आई विल ऑल्सो एक्सप्लेनिंग सम मच मोर पॉइंट्स ओवर देयर। Now another factor, let us we talk about that, that is light. Yes, light is also another important factor. Light and temperature is directly proportional to each other. So main source अर्थ पे कौन सा है लाइट का, that is the main source is a sunlight
is the main source of light on the earth और it is required for that, जिसमें से हमको मालूम है कि 95% जो हीट है वो टोटली रिवर्ट बैक हो जाती है into atmosphere and 5% can be utilized for the nothing but photosynthesis or photosynthesis, that is the chemical metabolism which are the main energy source on the earth. तो green plant करते you already know about that. Now I am talking about light. में आपको ये ध्यान रखो particularly it is required for autotrophs, मतलब plants, they made their own food. Now we talk about many small plants. The herb and shrubs growing in a forest are adapted to photosynthesize optimally under the very low light conditions. उसका रीज़न क्या है कि वो प्लांट किससे शेड रहते हैं, जो लार्जर ट्रीज है उसके नीचे क्या रहते हैं, शेडेड रहते हैं, तो लाइट इंटेंसिटी वहाँ पे कम आती है, तो उसकी वजह से वो अप्रोप्रिएट होते हैं. कभी कभी दिस प्लांट कैन बी ऑल्सो एडेप्टिवली क्या होते हैं, इंसेक्टिवोर ही हो जाते हैं, या तो कार्निवोर बन जाते हैं, मतलब प्लांट्स बिकम्स पैरासाइटिक इन नेचर ऑल्सो एंड प्लांट्स बिकम्स इंसेक्टिवोर. आपने विनस फ्लाई ट्रैप और उसका नाम सुना है, पीचर प्लांट का भी नाम सुना है. वो प्लांट ऑटोट्रॉप्स ना रहते हुए अतिरिक्त जो रिक्वायरमेंट है वो हिट्रोट्रॉप्स के फॉर्म में निभाते हैं. दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ लाइट एडेप्टेशन है वो, कि लाइट ना मिलने से उनको इसमें एडेप्टिवली क्या होना पड़ता है, चेंज होना पड़ता है. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैनी स्पीसीज ऑफ स्मॉल प्लांट दैट वी ऑलरेडी नो. नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट many plants are depend on the sunlight to meet their photo periodic requirements. Yes, that we have to be understand. इसको थोड़ा समझते हैं. तो मैंने बोला था आपको फोटो पीरियडिज्म मतलब लाइट इंटेंसिटी के हिसाब से प्लांट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. डे लॉन्ग प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट एंड डे न्यूट्रल प्लांट. मतलब कि लाइट इज डायरेक्टली इफेक्ट इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, उसके फोटोसिंथेटिकली रेट पे. जो 12 आवर्स 8 to 12 आवर्स की जिसमें लाइट इंटेंसिटी चाहिए पर डे की, उसको हम क्या कहेंगे, डे लॉन्ग प्लांट कहेंगे. और जो प्लांट को 8 आवर से कम लाइट चाहिए, दैट इज कॉल्ड नथिंग बट व्हाट, इट इज कॉल्ड शॉर्ट डे प्लांट. उसको लॉन्ग डे प्लांट, उसको शॉर्ट डे प्लांट. और जिसपे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं होता, ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, डे न्यूट्रल प्लांट्स. कि फ्लावरिंग पे लाइट इफेक्ट करता है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पे लाइट इफेक्ट करता है, उसके सिंथेसिस पे करता है. दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इन दैट. ओके, सो बेस्ड ऑन पीरियोडिकली द प्लांट कैन बी डिवाइड फॉर, जिसमें फ्लावरिंग के लिए एंड फॉर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इट रिक्वायर द ऑप्टिमम लाइट. उसके बेस पर डे लॉन्ग प्लांट, डे शॉर्ट प्लांट, या तो शॉर्ट डे प्लांट या तो डे न्यूट्रल प्लांट, ऐसे 3 पीरियोडिकली प्लांट को क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन लाइट इंटेंसिटी. नाउ लाइट इज ऑल्सो इफेक्ट फॉर फॉरेजिंग, मतलब देयर ग्रो, रिप्रोडक्टिव रेशियो एंड माइग्रेटरी एक्टिविटीज. तो ज़्यादातर बर्ड में ऐसा माना जाता है कि दे कैन बी मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर. साइबेरियन जो बर्ड्स होते हैं वो कहाँ आते हैं, दैट कम्स इनटू नथिंग बट, वहाँ पे एकदम ठंडा पोलर रीजन पे क्या हो जाता है, इन साइबेरिया दैट कंप्लीटली -डिग्री पे टेम्परेचर चले जाते हो. सो दे कैन बी माइग्रेट ओवर देन एंड लाइट इंटेंसिटी भी कम हो जाती है, तो दे कैन बी कम्स ओवर हियर. द अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इज ऑल्सो क्लोजली लिंक्ड विद द टेम्परेचर. But deep of 500 meter in the ocean, this is also important. If we go just below the more than 500 meter into sea, वहाँ पे लाइट इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा होती नहीं है, तो वहाँ पे उनको कुछ ऐसा कैलिस्टियल सोर्स ऑफ एनर्जी, ऐसा सन है, ऐसा उनको पता रहता नहीं है. तो दे ग्रो इन अ वेरी डार्क रीजन्स. तो नीचे भी बहुत सारे सी मॉन्स्टर वगैरह है जिनको ये पता ही नहीं है कि व्हाट इज एक्चुअली लाइट इज टू बी देयर, और ऐसा सन ऐसा ऑब्जेक्ट है दैट प्रोवाइड द लाइट.
ओके तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी? जनरली वहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होगा? तो हाइड्रोजन हो सकता है, ओके। एंड अनदर दूसरे सोर्सेज में फिर भी वहाँ पे थोड़ी कुछ लाइट तो होती है। तो नाउ दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड द यूवी कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम इज हार्मफुल टू मैनी ऑर्गेनिज्म व्हाइल नॉट ऑल कलर कंपोनेंट विजिबल स्पेक्ट्रम, कि जैसे सारा नहीं बट ऑल आर मैक्सिमली 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम, या तो 400 नैनोमीटर थ्रू, वी कैन टॉक अबाउट 400 to 800 नैनोमीटर जो लाइट है, दैट रेंजेस इज ऑप्टिमम लाइट, जिसको विजिबल लाइट बोलते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कौन सी लाइट? 4000 to 8000 एंगस्ट्रॉम या तो 400 to 700 नैनोमीटर इज रिक्वायर्ड फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मोस्ट ऑफ ये ऑप्टिमम रेंज में ग्रो करते हैं। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, अमोंग द रेड, ग्रीन एंड ब्राउन algae in habitat सी in a while likely to be found in a deepest water, क्योंकि दे हैव वर्किंग इन अ लो लाइट इंटेंसिटी। कहाँ पे फंक्शन कर सकते हैं वो? लो लाइट इंटेंसिटी पे उनका फोटोसिंथेसिस हो सकता है। दैट्स व्हाई इट इज इन अ डाउन टू द ओशियंस। ओके, नाउ इसके बारे में थोड़ा और कुछ अंडरस्टैंड करेंगे। लेट अस वी अंडरस्टैंड दैट सो सी हियर द लाइट, इसमें एग्जाम्पल आप थोड़ा याद रखना। द हेलियोफाइट्स, write it down that one. HELIOPHYTS, heliophytes. Write it down that point. That called the sun plants. तो ये किसमें? ओपन सनलाइट में ये ग्रो होते हैं। ओके, नाउ सेकंड वन इज स्कायोफाइट्स, SCIOPHYTS, स्कायोफाइट्स। उसको शेड प्लांट्स बोलते हैं, उसको कम लाइट इंटेंसिटी में ग्रो होते हैं। दैट रिक्वायर ओनली 10 to 30% लाइट। ओके, so this is up to that. Now we talk about much more. The temperature ranges में आपको मैंने समझा ही दिया ये सारे points. Okay, so this is about light and water. तो इसका इतना आप अच्छे से करिएगा. That is much more important for 12th standard. Okay, thank you.